सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीगेट सप्लाई और अगर टाइम मिला तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। वैसे मैंने आज तुम लोगों को इसलिए इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया, ठीक है, कि तुम लोग मुझे अटेम्प्ट करके दिखाओ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने तुम लोगों को आज क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने तुम लोगों की जिंदगी जो है वो तुम लोगों को लगा कि बहुत पार्टी चल रही है, ठीक है, लेकिन इतनी पार्टी चल नहीं रही थी मेरे माइंड में तुम लोगों के लिए। अच्छा, सो अगर टाइम मिला तो इकोनॉमिक ग्रोथ, वरना कोई इतना मसला नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई पहले कर लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट व्हिच प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू सेल, ठीक है। So it is the total output which the producers in an economy are willing and able to sell। और आपका जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये जो आपका सप्लाई कर्व होता है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। और जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि इब्राहिम कादरी, हमजा अली, जई, महाबीर, सब अपनी वालेकुम अपनी मैम। वीडियोस ऑन कर लो। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं कैमरा बंद कर सकता हूँ? तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो। मैम 5 मिनट नहीं। बाद कैमरा ऑन कर लूं? बैठे रहो। हाँ, 5 मिनट दे दे, कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ओके ओके हमदा। सो आपका एसआरएस अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्राइसेस अगर इंक्रीज होती हैं, ठीक है, अगर हमारी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, यानी कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये ए और बी मिला के हमारा एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बनता है, ठीक क्या? क्या रीजन है इसकी? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो, उसको हम इस एडबिट से देखते हैं, तो तीन इफेक्ट्स आएंगे। एक आपका होता है प्रॉफिट इफेक्ट, ठीक है। प्रॉफिट इफेक्ट का मतलब ये है कि आपकी प्राइसेस तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अभी वर्कर्स को ना एहसास नहीं हुआ, उनको फुल हिट नहीं हुआ कि इन्फ्लेशन हो गई है कंट्री में। अब एज अ प्रोड्यूसर मुझे तो ज्यादा मतलब रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन मेरी कॉस्ट उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि मेरा वर्कर, उसने मुझे डिमांड ही नहीं की मुझसे कि मेरी जो है आप वेजेस को इंक्रीज करो, बिकॉज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी, ठीक है। वरना जब क्या होते हैं कि जब इन्फ्लेशन होती है ना कंट्री में, तो वर्कर्स आ जाते हैं, सर पे सवार हो जाती है कि हमारी वेजेस इंक्रीज करें, इतनी महंगाई है। लेकिन अभी इस वर्कर को हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है कि मुझे ज्यादा प्राइसेस, मैं उन प्राइसेस पे बेच रही हूँ, और कॉस्ट मेरी जो है अभी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, तो मेरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट मेरी ऑलमोस्ट सेम है, तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जब मुझे लगेगा कि यार मुझे प्रॉफिट मार्जिन मेरा ज्यादा है, तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी, माई सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है। तो एक तो ये रीजन होती है कि आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है ड्यू टू प्रॉफिट इफेक्ट। ये सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका होता है कॉस्ट इफेक्ट। कॉस्ट इफेक्ट का मतलब है कि फाइन, मेरी जो है अभी वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही, मेरे वर्कर ने आकर जो है वो मेरे सर पे सवार नहीं हुआ कि आप भाई अपनी हमारी वेजेस को इंक्रीज करो। अलमीर अपनी वीडियो ऑन कर दो, हफ्जा अली। तो मैं अभी जो है वर्कर मेरे सर पे सवार नहीं हुआ, लेकिन मैं काम करवा रही हूँ, वर्कर से ओवर टाइम काम करवा रही हूँ, ठीक है ना। मैं वर्कर को ओवर टाइम काम करवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तो मेरा दिल है कि मैं वर्कर से ज्यादा काम करवाऊं ताकि वो ज्यादा सप्लाई करे, ठीक है ना, ज्यादा प्रोड्यूस करे, ज्यादा आउटपुट बनाए। तो वर्कर जो है वो कहेगा कि यार मैं कोई चैरिटी में तो काम नहीं करवा, मुझे आप जो है ओवर टाइम दो, ठीक है, ओवर टाइम पेमेंट दो, या मुझे बोनसेस दो। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी। इन ऑर्डर टू कवर दिस कॉस्ट मैं क्या करूंगी, मैं जो हूं प्राइसेस को इंक्रीज करूंगी, ठीक है। सो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, मेरी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। सो एक आपकी रीजन होती है कॉस्ट इफेक्ट। कॉस्ट इफेक्ट क्या है
Even though wages are not increasing, other costs will increase. Firms will want to increase supply as prices are increasing. Workers will be asked to do overtime. Overtime payments and bonuses will increase, which will increase short-term cost. This will increase the prices, and when prices will increase, aggregate supply will increase. ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अली मलिक, आ जाओ भाई, क्या हो गया आज तुम लोगों को? तुम लोगों की वीडियोस क्यों नहीं ऑन हो रही है? 100 साल बाद हमारी क्लास हुई है और तुम लोग वीडियोस ही नहीं ऑन कर रहे हो। हमदा बेटा। अच्छा, फिर होता है मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट। मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट क्या होता है कि हमें लग रहा है कि यार हमने बड़े कोई झंडे गाड़ दिए हैं कि मतलब यानी कि ये जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है। हो सकता है कोई और रीजन हो प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से। हमने मिस इंटरप्रेट किया है। इस मिस इंटरप्रिटेशन को, जो हमारी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, हमने इसको मिस इंटरप्रेट किया और इस मिस इंटरप्रिटेशन में हमने अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो याद रखने 3 रीजंस हैं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। सो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है। प्रॉफिट, प्रॉफिट इफेक्ट, कॉस्ट इफेक्ट, थर्ड मिनाहिल मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट। ठीक हो गया? प्रॉफिट इफेक्ट, कॉस्ट इफेक्ट एंड थर्ड मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट। गुड हो गया यहां तक? ये तो तुम लोगों का था सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। अब जो मैं करने लगी हूं ना, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बच्चे इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इस पे पूरा फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना? और ये इतना आसान है। अभी नवंबर 25 में भी इसी पे क्वेश्चन आया था, तो मेरे बच्चों को, जिनको मैंने आंसर्स इसके रटा दिए थे, समझा दिए हुए थे, तो उनके उसमें मैंने स्क्रिप्ट्स देखी हैं, तो उसमें उनको बड़े अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब तुम लोगों को भी मैं इसका आंसर रटा देती हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या आते हैं उसमें? तुम्हारी दोस्त भी है हम रिदा, ठीक है? उसके इस वाले आंसर में जो है बड़े अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, उसको कहना तुम्हें दिखाए। सही है? पेपर 1 में उसने नहीं पढ़ा क्योंकि उसकी ईगो आ गई थी बीच में, लेकिन जो है वो पेपर 2 में उसने बड़े झंडे गाड़े हैं। ठीक है ना? यू से उसका माशाल्लाह बी आया है, तो विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। चलो, तो आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। हमारे ना इकोनॉमिक्स में 2 अप्रोचेस हैं। ठीक है, 2 कह लो कि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक किनेजियंस है और एक मॉनेटरिस्ट है। किनेजियंस क्या कहती हैं? किनेजियंस कहती हैं कि आपने अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना है ना, या इकोनॉमी में आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट करनी है, इकोनॉमी में आप बेहतरी लाना चाह रहे हो, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करो। ठीक है। मॉनिटर्स कहती हैं कि भाई डिमांड एंड सप्लाई को खुला छोड़ दो, आप जो है उसमें इंटरवेंशन मत करो। जितनी इंटरवेंशन गवर्नमेंट करेगी उतनी खराबी पैदा होगी। ठीक है, सो केनेजियन सपोर्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और जो आपके मॉनिटरिस्ट हैं दे से दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये केनेजियन और मॉनिटरिस्ट अप्रोच क्यों आई थी, क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर चल रही थी ना, कोल्ड वॉर में एक आपकी कैपिटलिज्म की वॉर थी और एक आपकी जो है वो प्लेन्ड इकोनॉमी कम्युनिज्म की थी। ठीक है, एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। तो यूएसए का जो कैंप था, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, वो केनेजियंस थे। और जो कैंप था जो बहुत ज्यादा प्लेन्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी को प्रमोट करवा था, वो आपके अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सो मैम आप आपके जो कैपिट क्या हो गया भाई? मैम आपने कहा था कि आप मेरा आंसर अपनी स्टोरी पे लगाएंगी। बाद में बताती हूँ। अच्छा, सो जो कैपिटलिज्म था, ठीक है ना, मैं जो बात ही भुला दिया तुमने बीच में एक दो चौक मार के। जो कैपिटलिज्म के कैंप को प्रमोट कर रहे थे, वो हमारे जो है थे मॉनेटरिस्ट, और जो हमारे जो है उसको प्रमोट कर रहे थे अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, कम्युनिज्म को, वो थे किनेजियंस। ठीक हो गया? सही है हारिस? अहमद अपनी वीडियो ऑन कर लो। हारिस तुम भी। हारिस, ऑल गुड?
मैं खाना खा रहा हूँ, खा मैं के करता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं, केनेजियंस कहते हैं कि देखें जी, जो हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है ना, उसकी शक्ल कुछ इस तरीके की होती है। मैं यहां पे बनाती हूं पहले, और ये फिर से बनेगा, बहुत दफा बनेगा। उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। यहां पे हम लिखते हैं जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट हो गया। ये आपका होता है रियल जीडीपी। ये आपका, ये केनेजियंस कहते हैं एलआरएस, ऐसा होता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इस तरह का होता है। ठीक है, इसका जरा हम जूम इन व्यू देखते हैं। जूम इन व्यू का क्या मतलब है कि हम देखते हैं कि इसके तीन पार्ट्स हैं, ए बी, बी सी एंड सी एंड डी। ठीक है, तो हम ए एंड बी का जूम इन व्यू देखेंगे, हम बी एंड सी का जूम इन व्यू देखेंगे, और सी एंड डी का हम जूम इन व्यू देखेंगे। ठीक हो गया, तो अब हम जूम इन व्यू देखने लगे हैं इन सारे पार्ट्स का। ए और बी पार्ट जो है ना, वो क्या कहते हैं, किनेजियंस कहते हैं कि देखिए, किसी भी इकोनॉमी में ना इनिशियली क्या होता है कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये कौन सा पार्ट है, ए एंड बी पार्ट ऑफ एलआरएस। वो कहते हैं कि आपकी किसी भी इकोनॉमी में जो सप्लाई कर्व होता है ना, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, क्यों हॉरिजॉन्टल होता है, अब इसकी रीजन है। अब मैं जो बता रही हूं वो तुम लोग लिख लेना, सही है, जो जो मैं बता रही हूं। रीजन क्या है, that there are unemployed resources in the economy. There are unemployed resources in the economy. So when there is an increase in aggregate demand, so when there is an increase in aggregate demand, it will not put a strain on the resources. Resources पे burden या strain नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब रिसोर्सेस पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, एज अ प्रोड्यूसर, आई विल नॉट बी प्रोपेल्ड टू इंक्रीज द प्राइसेस। ठीक है, लिख देती हूं मैं खुद, क्योंकि तुम लोगों ने, मुझे पता है कुछ बच्चे जो है ना, वो तो बिल्कुल ही बैठ गए हैं, उन्होंने कहा चलो भाई, मैडम बोल रही है तो कुछ नहीं होता, बोल लें जरा। So this, yeah, at this portion, there are unemployed resources in the economy, and if the aggregate demand increases, there will not be a strain या burden on the resources when producers will have to utilize these resources in order to meet the increased aggregate demand. As their cost of production is not increasing, there will not be any increase in the prices either. Cost of production अगर increase नहीं हो रही, तो prices भी increase नहीं होंगी। ठीक है, हमदा मैं दिखा देती हूँ एलआरएस की डायग्राम, नो वरीज। इब्राहिम कादरी, आज तुम कहाँ हो भाई? ये खाना खा रहा था। ये तुम सब मिलके खाना खा रहे हो आज? नहीं, सिर्फ मैं खा रहा हूँ। अच्छा, ओके। सो यहां, हाँ, अब मैं इस भी खा चीज रहा को हूँ। हम, वही ना, इसलिए तो कह रही हूँ। यहां पे अगर तुम लोग गौर से देखो, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है,
हमारी एडी नॉट से एडी वन में जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है तो क्या प्राइसेस इंक्रीज हुई है अलमीर? एडी नॉट से जब एडी वन पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है तो क्या प्राइसेस इंक्रीज हुई है? मैम सेम है। सेम है। ठीक है, क्यों? इसकी रीजन, कोई आपकी रिसोर्सेज पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, पहले ही अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज थे, लोग जो है बैठे हुए थे, आपने उनको पकड़ा, आपने कहा चलो भाई तुम लोग काम पे लगो, ठीक हो गया, तो आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई। ये एलआरएस का हमारा ये वाला पोर्शन था। हमदा ये देख लो, ये एलआरएस की डायग्राम है, ये फिर से बनाऊंगी, प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है। सो अभी हमने जूम इन व्यू देखे ए एंड बी का, अब हम जूम इन व्यू देखने लगे हैं बी एंड सी का। बी एंड सी क्या होता है, इसमें तुम लोग देखो कि ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो गई है, ठीक है, सप्लाई जो है अपवर्ड सी हो गई है, ठीक है, ऊपर की तरफ हुई है। तो अब इसको हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज। ये आपका बी एंड सी पोर्शन है, ठीक है, ये आपका बी टू सी है पोर्शन। इस पोर्शन में क्या हुआ है, that now there is a strain on the resources, ठीक है, now there is a burden on the resources, utilizing the resources, and now there is now the shortage in resources have started to occur, ठीक है। अब आपकी रिसोर्सेज की जो शॉर्टेज है इट इज स्टार्टेड टू अकर, ठीक हो गया काम यार। उसकी वजह से क्या होगा कि अब एट दिस पॉइंट अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइसेस। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी एडी नॉट से एडी वन में जाएगी तो आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपकी प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई बिकॉज शॉर्टेज of resources has started to occur, and in order to fulfill this increased aggregate demand आपके जो रिसोर्सेज है वो महंगे पड़ गए हैं ना, बिकॉज किसी भी चीज की जब शॉर्टेज होती है मूसा मंसूर, जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई है। जब रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई है तो उस क्या होगा कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होगी तो एज अ सप्लायर शवाल आप क्या करोगे, ज्यादा प्राइसेस करोगे ना, इंक्रीज, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, महंगी कर देंगे। यस, ठीक है। सो यहां पे इंटरमीडिएट रेंज का ये जूम इन व्यू है। अब हम देखते हैं, ये तो बी टू सी था, ये देखो अब सी टू डी में क्या सीन हो रहा है। सी टू डी आपकी ये लॉन्ग की फुल एम्प्लॉयमेंट है भाई, ठीक है, सी टू डी दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट रेंज। यहां पे आपके रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, ठीक है, सी टू डी इज फुल एम्प्लॉयमेंट रेंज और यहां पे हमारे रिसोर्सेस फुली एम्प्लॉयड है। सो एनी इंजेक्शन इन द कंट्री, ठीक है, which leads to an increase in aggregate demand will just lead to inflationary pressure in the country। यहां पे आपकी कंट्री में आप करो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, सिर्फ इन्फ्लेशन हो रही है, जीडीपी आपका सेम है, व्हाई नॉट? जीडीपी हैज नॉट इंक्रीज, इट इज द सेम। क्लियर हो गया यहां तक? मैम एक दफा आप ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, सो ये वाली जो हमारे ये वर्टिकल पोर्शन ऑफ एलआरएस है, सीटी जो है ये हमारा वर्टिकल पोर्शन ऑफ एलआरएस है। और यहां पे क्या हो रहा है कि आपकी कंट्री में जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई या गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई, किसी भी रीजन की वजह से आपकी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, कोई भी कॉम्पोनेंट एग्रीगेट डिमांड का अगर इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी, राइट। तो यहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई तो जीडीपी देखो, जीडीपी चेंज हुई है 80 नॉट से 81 में, जीडीपी सेम है, व्हाई नॉट?
देयर इज ओनली इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तुम लोग को क्वेश्चन इस पे क्या आता है? ठीक है, इस पे बड़े ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे बुक में इसको पढ़ते हैं, यूं करके देखते हैं, कहते हैं अच्छा यार पता नहीं LRAS केनेजियंस ने बना दी है, ठीक है ये डायग्राम है, आगे बढ़ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एएस में वो इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के, ठीक है, आपसे वो क्वेश्चंस वो आपसे कर लेते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी वाला। अब वो तुम लोगों ने कहा यार ये तो क्या है, हम क्या ही मजाकिया कॉन्सेप्ट है, ठीक है समझ आ गई, ये क्लोज्ड इकोनॉमी यार ये होती है, ओपन इकोनॉमी ये होती है, भाई को समझ आ गई। फिर भाई जब टेस्ट पेपर देने गए तो उनको पता चला कि इस पे तो पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो फिर भाई रोते हुए आ गए कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी तुम लोगों ने इंपॉर्टेंस देनी है, उसको तुम लोगों ने ऐसे नहीं कर लेना कि आ गया हमें। ठीक है ना, यहां पे क्या हो रहा है भाई, इस साइड पे ये आपका LRAS का कर्व मिलके, चलो ये मैं बना देती हूं खुद ताकि तुम लोग भी एक दफा बना लो। यहां पे आप क्या लिखते हो, रियल GDP। ये मैं इसलिए मैंने कहा है क्योंकि मुझे पता है लड़के इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये लड़कियां बेचारी नहीं करती हैं। वो हम अपने CSS के एग्जाम्स जब देकर निकलते थे ना, तो सारे लड़के एक वो झुंड बना के अपना, तो कोई कह रहा होता था भाई के बड़े अच्छे मार्क्स आए, भाई जो है वो तो देखना टॉप कर जाएगा। तो फिर उस और हम रो रही होती थी कि यार हम तो फेल हो जाएंगे और ये भी नहीं लिखा, तो वो सारे भाई फेल हो गए और हम लोग पास हो गए। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो भाइयों में इतना ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे तुम लोग लिखते हो जनरल प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस में हमेशा आप रियल GDP लिखते हो, वाई एक्सिस में आप लोग लिखते हो जनरल प्राइस लेवल। ये आपका भाई हो गया LRAS। मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, कामयाब तुम पहुंचे ही नहीं हो घर। और अयान, तुमने अभी अगर वीडियो ना ऑन की ना तो मैंने तुम्हें निकाल देना, मैं अभी बता रही हूँ। अयान हसन, तुमने मुझे 3 क्लासेस से गुस्सा दिलाया है। सो ये मैं तुम लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूं। assess whether an increase in aggregate demand will always lead to an increase in prices. Whether an increase in aggregate demand will always lead to an increase in prices. ठीक है, तो इसको कैसे तुम लोग टैकल करोगे? आयान बताओ भाई। मैम सवाल रिपीट कर दें। मैंने उसमें ग्रुप में लिखा है, वीडियो ऑन करो, 2 मिनट्स है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें वाकई निकालूंगी अभी। अच्छा मैम, मैम वो कर्व की डिफरेंट स्टेजेस देख के ही करेंगे ना, मिडिल हाँ, स्टेज वीडियो में। ऑन करके बताओ जरा, हम सबको सही बता रहे हो। मैम अभी पहुंचा नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ मैम, जुबानी। अच्छा ठीक हो गया, बताओ फिर क्लियर सही तरीके से बताओ कैसे करेंगे इसको। मैम एक तो कर्व के डिफरेंट पोर्शंस बनाएंगे। पहला जो फ्लैट पोर्शन है उसमें बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, तो कोई बर्डन नहीं पड़ेगा इकोनॉमी पे। हम्म फिर हम्म जो जिसमें थोड़ा सा कर्व हो रहा है उसमें बताएंगे कि जब एग्री डिमांड इंक्रीज होगी तो शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और प्राइसेस इंक्रीज होंगी। और जब हम्म बिल्कुल वर्टिकल हो गया है तो उसमें बताएंगे कि जीडीपी बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई है और सिर्फ इन्फ्लेशन होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल गुड मोइज और कामयाब, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। अब मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ कि इन लोगों ने क्या बताया। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आपको आता है, मैंने तो इंक्रीज इन प्राइसेस लिखे हैं क्योंकि तुम लोगों ने अभी इन्फ्लेशन नहीं किया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपको आते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कंसिडर वेदर, 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, मैंने 12 मार्क्स का इसमें लिखे हैं, वैसे 8 मार्क्स का आता है। एंड कंसिडर वेदर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री। या क्वेश्चन आता है, explain what is actual economic growth and consider whether an increase in aggregate demand will always lead to economic growth.
ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आपने पहले कहना है कि हाँ जी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो होगी इन्फ्लेशन, हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने कहना है बिल्कुल होगी भाई, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है ना तो होगी इन्फ्लेशन। यहां पे हम लिखते हैं वाई एक्सिस में जनरल प्राइस लेवल, यहां पे हम लिखते हैं रियल जीडीपी, ये हमारी होती है एग्रीगेट डिमांड एडी नॉट, यहां पे होता है एएस नॉट। जहां पे ये दोनों मीट करते हैं तो वो क्या होता है आपका नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम होता है। वो आपका नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम होता है। ये ई नॉट हो गया, ये पी नॉट हो गया। कर दी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, आपने कहा कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करके बताओ तो हाँ, हो गई ना, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन फिर तुम लोग कहोगे कि नहीं जी दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, an increase in aggregate demand will not always lead to increase in prices in the country. Why? Because this depends upon on which portion of LRAS the economy is operating in. ठीक है, if the economy is operating in, if the economy is operating on horizontal portion of LRAS, ठीक है, अब मैं ये करके दिखाती हूँ, रुको। If the economy is operating on horizontal portion of LRAS, then an increase in aggregate demand will not lead to increase in prices. क्या मतलब इसका, देख लेते हैं। और ये तुम लोगों को डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तुम लोग कहोगे कि if the economy is operating on horizontal portion of LRAs, then an increase in aggregate demand will not lead to an increase in prices. ये देख लो भाई, AD नॉट से AD1 गए हम, प्राइसेस इंक्रीज हुई नहीं, यही है, सेम है प्राइस। ठीक है, बट इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन इंटरमीडिएट रेंज, ये AD3 में आपकी स्लाइट इंक्रीज हुई है ना प्राइसेस। ठीक है, देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन प्राइसेस। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, सॉरी प्राइसेस सेम है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है सिर्फ। ये देखो, AD नॉट से AD1 गए तो हमारी प्राइसेस सेम है, जीडीपी इंक्रीज हुई। ब्लू वाले में क्या है, प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है AD3 में। फिर क्या हुआ, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। हम अगर वर्टिकल सेक्शन में है तो आप कहोगे कि अगर हम वर्टिकल सेक्शन में है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, जीडीपी विल रिमेन द सेम, जीडीपी विल रिमेन द सेम। ये देखो, और दोनों यहां पे क्या हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। सवाल समझ आई इस बात की बच्चे? यस मैम। हाँ मोइज पूछो। मैम अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमारी डिमांड नॉर्मल क्यों रह रही है? मुझे समझ नहीं आई, तुम्हारी आवाज कटी है। मैम अगर हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है तो फिर डिमांड हमारी डिक्रीज नहीं हो रही? डिमांड इसलिए नहीं हमारी इंक्रीज हो रही, यहाँ पे इसमें ना, ये वर्टिकल पोर्शन में ना, जी मैम। इसमें ही पूछ रहे हो ना? हाँ, इसलिए क्योंकि ये हमारा वर्टिकल पोर्शन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, आपकी रिसोर्सेज सारी एम्प्लॉय हो चुकी हैं। कंट्री में अगर सिर्फ इंजेक्शन हो रही है ना, आप पैसा इंजेक्ट किए जा रहे हो,
ठीक है, इफ यू जस्ट इंजेक्टिंग मनी इन द इकोनॉमी तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन लेकर आएगी। ठीक है, ये कंट्री में सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन लेकर आएगी, ये कोई फायदा नहीं देगी। ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है ना, ये मॉनेटरिस्ट ने लेकर आए हैं। ठीक, दिस इज व्हाट मॉनेटरिस्ट बिलीव इन। मॉनेटरिस्ट कहती हैं कि एंड पे आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाते हो और गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो सिर्फ और सिर्फ खराबी होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन होगी आपकी कंट्री में, कोई फायदा और नहीं होगा। सही है, आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो आपकी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन होगी और कोई फायदा नहीं होगा। जो कॉम्पोजिट दे रही है रिदा फॉर एग्जांपल तुम, इसमें ये दिस इज समथिंग जो हमें लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में हम पढ़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बस याद रखना है माइंड में, जब मैक्रो करेंगे तो फिर ये माइंड में याद रखनी है चीज। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? और जो नहीं, जिन्होंने कॉम्पोजिट देना, जो कि ज्यादातर वही है, तो वो भूल जाए जो मैंने कहा है, कोई फिलिप्स कर्व नहीं है तुम लोग के लिए। शाहवाल तुम कुछ पूछ रहे थे या बता रहे थे? हाँ, ये 8 मार्क्स में ही आता है शाहवाल। ठीक है, लेकिन ये मैंने तुम लोगों को 12 मार्क्स का दिया है। क्यों? असेस के वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो 12 मार्क्स का होता है। ठीक है हारिस, सही बात है ना? जी मैम। सही है, गुड हो गया। चलो फिर तुम लोग एक क्वेश्चन मुझे जो है उसका आंसर लिख के बता दो। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम लोग को 8 मार्क्स के ही दे रही हूँ, जल्दी से करना है तुम लोगों ने, 15-20 मिनट में इसको क्वेश्चन करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड कंसिडर whether an increase in aggregate demand will always lead to an increase in real GDP of the country. ये तुम लोगों का एक और आंसर तैयार हो गया। जिन बच्चों ने वो ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी वाला नहीं किया, उन्होंने बहुत गलती की है। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने किया भी है उनके भी गलत है, तो तुम लोग वो करोगे तो पता चलेगा कि यार कैसे करना था उसे। सही है, इस दफा मैंने अभी तुम लोगों पे शोर नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था क्लास में बैठकर तुम लोगों से क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा ही लेना है। लेकिन वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, मुश्किल वरना होगी। ठीक है ना, साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो तो तुम लोगों का पूरा एक तरह से कह लो कि पास पेपर भी की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पास पेपर से ही होते हैं। जो सारे क्वेश्चंस रट गए होते हैं तो मैं फिर तुम लोगों को कह देती हूँ, बता देती हूँ, यार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सही है, चलो भाई शमास, हो जाएगा? क्या लगता है? जी जी मैम, हो जाएगा। चलो फिर करो। पूरा आंसर लिखना है, काफी टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है ना, 15 मिनट में पूरा इंसान आंसर लिख सकता है। हाँ, हारिस से तुमने खुद लिखा है सारा? जी मैम। पूछूं मैं चैट जीपीटी से? पूछ लें। दिस इज अ वेरी गुड आंसर, गुड। ठीक है, लेकिन इसमें तुमने डायग्राम नहीं बनाई, डायग्राम बना के दिखाना था। तुम्हारी आवाज ग्लिच कर रही है। ठीक है, अच्छा अब जो रह गए हैं शावाल, रिदा, जरमीन, हमदा, तुम लोगों ने अपने मुझे एक आंसर सेंड करने हैं, मुझे ये याद होगा। ठीक है ना, मैं ये पिक्चर भी ले लेती हूँ क्यों के नामों की। रिदा तुम्हारी नहीं ले रहे, सिर्फ नाम की पिक्चर ले रहे। ठीक हो गया। सो कल की क्लास से पहले मुझे तुम लोगों के मतलब अभी ये चाहिए, कल की क्लास से पहले मैं तुम लोगों से ये पूछूंगी कि कहाँ है आंसर, क्योंकि मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी अब क्लास स्टार्ट हो गई है और उसकी क्लास 10:10 पे स्टार्ट होनी थी, तो मैं पहले ही ले
I will inshallah see you guys tomorrow. ठीक हो गया शाबान? ठीक है, मैं इसमें आपको भी भेज देता हूँ।